गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। चलिए, ये मिस्टर एक्स हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना। हेलो, आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कार। यानी मिस्टर एक्स कौन है बेटा? कार मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने एक नई प्रोडक्ट, दैट इज एक नई कार का डिजाइन तैयार करा और देन इन्होंने मार्केट में देखा कि मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए ये डिसाइड करा कि ये अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए इन्होंने ये डिसाइड करा कि ये अपनी कार को क्वालिटी के साथ ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। अब क्वालिटी के साथ अगर कार को लॉन्च करना है तो इसके लिए जरूरी है कि कार की मैन्युफैक्चरिंग भी क्वालिटी के साथ हो। अगर क्वालिटी के साथ हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इसके लिए जरूरी है कि कार की मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो, कार की मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो, क्वालिटी के साथ हो। अब इन्होंने कार की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के साथ करने का डिसीजन ले लिया। इन्होंने क्या डिसाइड करा कि कार जो बनेगी हमारे यहां वो क्वालिटी के साथ बनेगी। बट स्टिल ये कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें क्वालिटी का मीनिंग ही नहीं पता। इन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि कंपनी में जो कार बनेगी वो क्वालिटी के साथ बनेगी, बट क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है ये इन्हें नहीं पता। अब ये कंफ्यूज हो गए। अब आप में से कोई बच्चा बताएगा क्वालिटी किसे कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको। डोमिनोज का नाम तो आप सभी बच्चों ने सुना होगा। साथ साथ आपने यह भी सुना है कि डोमिनोज का पिज्जा क्या होता है, बहुत टेस्टी होता है। ये सारी बातें मैंने भी सुनी और सुनकर डोमिनोज पहुंच गया पिज्जा खाने के लिए। मैंने पिज्जा ऑर्डर करा, पिज्जा आया और मैंने उस पिज्जा को खाना स्टार्ट करा। मैंने खाते खाते ये ऑब्जर्व करा कि वो पिज्जा का जो टेस्ट है मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेटर टेस्ट है। तो मैंने कहा डोमिनोज का जो पिज्जा है ना वो A1 क्वालिटी का है। मैंने क्या बोला? डोमिनोज का जो पिज्जा है वो क्या है, A1 क्वालिटी का है। तो यानी यहां पर मैंने एक वर्ड यूज करा, क्वालिटी। कब यूज करा? जब वो पिज्जे का टेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से क्या था, ज्यादा था। जब मैंने डोमिनोज का पिज्जा खाया और उसका रियल टेस्ट देखा, वो मेरी एक्सपेक्टेड टेस्ट से क्या था, ज्यादा था। एक्सपेक्टेड टेस्ट से ज्यादा था। तो हमने क्या बोल दिया कि डोमिनोज का पिज्जा क्या है, A1 क्वालिटी का है। तो सिंपल शब्दों में बेटा ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो हम उस सर्विसेज या प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज कहते हैं। क्लियर है? जब हमारी एक्सपेक्टेशन को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज पूरा कर दे तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज है। अब आज की डेट में बेटा क्वालिटी को एक पैरामीटर की तरह हम यूज करते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी या फिर इंफीरियरिटी को बताता है। जैसे मैंने अभी डोमिनोज का जब मैंने एग्जांपल लिया और मैंने आपको बताया कि मैंने डोमिनोज में जाके पिज्जा खाया तो पिज्जा का टेस्ट मेरे एक्सपेक्टेड टेस्ट से क्या था, ज्यादा अच्छा था। तो मैंने क्या बोला कि डोमिनोज का पिज्जा क्या है, A1 क्वालिटी का है।
इट मींस उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है। ऑन दी अदर हैंड बेटा ऐसे सोच के देखो कि मैंने डोमिनोज का पिज्जा खाया बट उसका टेस्ट मेरे एक्सपेक्टेड टेस्ट से कम था। यानी जितना मैंने सुना था उसके बारे में कि डोमिनोज का पिज्जा बहुत टेस्टी होता है, बट रियलिटी में वो इतना टेस्टी नहीं था। तो मैं क्या बोलूंगा कि डोमिनोज का पिज्जा क्या है, थर्ड क्लास पिज्जा है। उसकी क्वालिटी क्या है, एकदम बकवास है, थर्ड क्लास है। तो यानी यहां पर हम क्वालिटी किस लिए यूज करते हैं बेटा, क्वालिटी को एक पैरामीटर की तरह यूज करते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी या फिर इंफीरियरिटी को बताता है, जो किसी भी प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी या फिर इंफीरियरिटी को बताता है। तो सिंपल शब्दों में बेटा मैंने आपको समझा दिया क्वालिटी क्या है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज पूरा कर देती है तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज है। बट आज की डेट में हम क्वालिटी को एक पैरामीटर की तरह यूज करते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी या फिर इंफीरियरिटी को बताता है। चलिए यही सारी बातें बेटा मैंने यहां पर भी लिखवाई हैं। क्वालिटी क्या है बेटा, क्वालिटी इज जनरली रेफर्ड टू अ पैरामीटर विच डिसाइड द इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्वालिटी को हम जनरली किसकी तरह रेफर करते हैं बेटा, पैरामीटर की तरह जो किसी भी प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी या फिर इंफीरियरिटी को बताता है। सिंपल शब्दों में बात करें बेटा तो व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स और एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशन वी कंसिडर इट टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दे तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है बेटा, क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी सर्विसेज है। क्लियर है। चलिए अब हम बेटा कुछ फ्रेसेस ले रहे हैं जो हमने क्वालिटी के लिटरेचर से ली हैं। दैट इज फॉलोइंग फ्रेसेस पिक्ड फ्रॉम लिटरेचर ऑन क्वालिटी। सबसे पहले कह रहे हैं क्वालिटी एज अ परसेप्शन। क्वालिटी एज अ परसेप्शन। अभी मैंने आपको बेटा समझाया कि क्वालिटी क्या है। सिंपल शब्दों में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दे वो क्या है, मेरे लिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज है। अब वो प्रोडक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है तो मेरे लिए तो क्या है बेटा, क्वालिटी प्रोडक्ट। बट हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो। अब वो प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करता हो तो आपके लिए वो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, इंफीरियर क्वालिटी का होगा। तो यानी ये जो क्वालिटी है ना ये इंडिविजुअल पर्सन के परसेप्शन के अकॉर्डिंग बेटा अलग अलग होती है। क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल पर्सन के जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी क्या है, अलग अलग हो सकती है। भाई मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया वो मेरी रिक्वायरमेंट को, मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है तो मेरे लिए तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। बट आपके लिए वो क्या है, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा। तो यहां पर देखो बेटा मेरे लिए क्या हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट, और आपके लिए क्या है, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो यहां पर क्या है बेटा, जो क्वालिटी है वो एक परसेप्शन है और वो इंडिविजुअल परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है बेटा, अलग अलग भी हो सकती है। क्लियर है। चलिए यही लिखा बेटा क्वालिटी एज अ परसेप्शन, और यहां पर बोला है, यहां पर क्वालिटी क्या है बेटा, क्वालिटी इज अ परसेप्शन टू एन इंडिविजुअल।
हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन जो है कि उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। और हर एक पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। तो इसलिए कोई प्रोडक्ट किसी के लिए क्वालिटेटिव होगा और किसी के लिए क्वालिटेटिव नहीं होगा। चलिए दूसरा क्या है बेटा, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है तो कस्टमर उसको क्या बोलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सिंपल शब्दों में बेटा क्वालिटी डिसाइडेड कौन करता है, कस्टमर करता है। यही लिखा है, क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय द कस्टमर। यानी कोई प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, कस्टमर करता है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, क्वालिटी इज फ्री। अब एक बात बताना बच्चों, अगर मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट आया, सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। अब मेरा प्रोडक्ट आप नहीं खरीद रहे, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा। अब मेरा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो मुझे क्या होगा बेटा, लॉस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो लॉस का अमाउंट बियर करने से अच्छा है कि वो लॉस वाला पैसा कंपनी कहां लगा दे, क्वालिटी के ऊपर। ध्यान से समझना, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया बेटा, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है ए, मैंने इसकी 10,000 यूनिट बनाई और एक यूनिट को बनाने में सपोज बेटा कितना लगता है, मान लो 100 रुपए लगते हैं। हमने बनाई कितनी है, यहां पर 10,000 यूनिट्स बनाई है बेटा। तो मेरा टोटल कितना पैसा लगा होगा, 10 लाख रुपए। ये मेरी क्या है बेटा, कॉस्ट है। अब इस 10,000 यूनिट में से सिर्फ मान लो बेटा 6,000 यूनिट ही सेल हुई है। सेल कितनी हुई है, 6,000 यूनिट, ये सोल्ड हो गई। अब ये 4,000 यूनिट क्या है, अनसोल्ड है। अब यानी ये 4,000 यूनिट के ऊपर मेरा कितना पैसा लगा होगा, तो 4,000, और पर यूनिट पे कॉस्ट कितनी आती है, 100 रुपए। तो हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, 4 लाख रुपए। अगर ये प्रोडक्ट, अगर ये 4,000 यूनिट सेल ही नहीं होती तो मुझे 4 लाख रुपए का क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर मैं ये 4 लाख रुपए, जो कि मुझे पता है लॉस होना ही होना है, अगर मैं ये 4 लाख रुपए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने पर खर्च कर देता, तो मेरी जो यहां पर यूनिट प्रोड्यूस होती वो सारी की सारी क्या हो जाती, सेल हो जाती। तो जब मैंने सारा पैसा क्वालिटी मेंटेनेंस के ऊपर लगा दिया, जिससे मेरा प्रोडक्ट क्या बना, क्वालिटी प्रोडक्ट, और सारा प्रोडक्ट सेल हो गया, तो बेटा यहां पर मैंने जो क्वालिटी देने पर, क्वालिटी को मेंटेन करने पर जो खर्च करा है, वो क्या खर्च कोई एडिशनल खर्च है, नहीं। ध्यान से सुनना बेटा, ये अगर कंपनी जब क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रही तो भी कंपनी को पता है कि 4 लाख रुपए का तो लॉस होगा ही होगा। यानी ये 4 लाख रुपए तो कंपनी को लॉस बियर करने ही करने हैं। अगर यही 4 लाख रुपए, अगर यही 4 लाख रुपए बेटा क्वालिटी मेंटेनेंस पे लगा दें तो उससे क्या होगा, जितना यूनिट बना है सारा का सारा सेल हो जाएगा। तो क्वालिटी मेंटेनेंस पे बेटा जो 4 लाख रुपए हमने लगाए हैं, ये 4 लाख रुपए वही थे जो लॉस का अमाउंट है। यानी क्वालिटी मेंटेनेंस के ऊपर कंपनी कुछ एडिशनल खर्च नहीं कर रही। कंपनी को भी पता है क्वालिटी अगर नहीं देंगे तो भी 4 लाख रुपए लगेगा,
अगर हम क्वालिटी देते हैं तो वो 4 लाख रुपए हम क्वालिटी मेंटेनेंस पे लगा देंगे। तो क्वालिटी मेंटेन करने में कंपनी की पॉकेट से कोई एडिशनल आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि क्वालिटी क्या होती है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं देंगे तो भी तो कंपनी 4 लाख रुपए का लॉस क्या करेगी, बियर करेगी। और ये 4 लाख रुपए का लॉस अगर कंपनी कहां लगा दे, मेंटेनेंस में लगा दे, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया तो 4 लाख रुपए का लॉस होगा। अगर यही 4 लाख रुपए अगर वो क्वालिटी पे लगा दे और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना और सारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो कंपनी की मार्केट में एक तो गुडविल बनी रहेगी कि कंपनी क्या बनाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। साथ साथ क्वालिटी के नाम पे कंपनी ने अपनी पॉकेट से कुछ एडिशनल अमाउंट भी स्पेंड नहीं करा। क्वालिटी के नाम पर कंपनी ने अपनी पॉकेट से कोई एडिशनल अमाउंट स्पेंड नहीं किया। इस वजह से बोला गया क्वालिटी क्या है कंपनी के लिए बेटा, फ्री होती है। क्लियर है? चलिए यही लिखा हुआ बेटा, दिस इज द इमेजिनरी सिचुएशन वेयर देर आर नो डिफेक्ट then there is no wastage, thus quality becomes free। क्लियर है? चलिए अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है क्वालिटी इज जीरो डिफेक्ट। क्वालिटी इज जीरो डिफेक्ट। जब बेटा कंपनी ने क्वालिटी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया है तो कंपनी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, डिफेक्ट फ्री होगा, यानी विदाउट डिफेक्ट होगा। तो यानी अगर कंपनी क्वालिटी पे ध्यान देती है तो उसकी वजह से जो भी क्या प्रोडक्ट वो बना रही है वो क्या होंगे, डिफेक्ट फ्री होंगे। इसलिए बोला गया क्वालिटी क्या होती है बेटा, क्वालिटी इज जीरो डिफेक्ट। अब क्वालिटी के बारे में बेटा आज तक कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। क्वालिटी के रिगार्डिंग आज तक कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। कुछ पर्सन कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर देता है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। कुछ कहते हैं कि क्या होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट अपने फीचर को, स्पेसिफिकेशन को पूरा कर देता है तो वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्वालिटी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। क्लियर है? चलिए यही सारी बातें बेटा लिखी हुई है मैंने यहां पर। कह रहा है टुडे देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, सम पीपल व्यू क्वालिटी एज परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड। यानी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, अगर प्रोडक्ट अपनी स्पेसिफिकेशन को पूरा कर देता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन कुछ पीपल मानते हैं अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को या कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देता है तो वो प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब आपके माइंड में आएगा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए पहला डिफरेंस देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं डोमिनोज गया पिज्जा खाने, ये सोचकर कि पिज्जा क्या होता है, बहुत अच्छा वहां पे डिलीवर होता है, अच्छी क्वालिटी का डिलीवर होता है। जब मैंने टेस्ट करा तो वो टेस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से क्या था, ज्यादा अच्छा था। तो जैसे ही मैंने उस पिज्जा को खाया, मैं उस पिज्जा को खा के क्या हो जाऊंगा, सेटिस्फाइड हो गया। उसने मेरी एक्सपेक्टेशन को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट क्या था, मेरे लिए वो प्रोडक्ट दैट इज पिज्जा क्या था बेटा, क्वालिटी पिज्जा था। लेकिन अगर डोमिनोज ऐसे बोल दे बेटा कि इसकी जो क्वालिटी है वो उसका बेंचमार्क है, मान लो पर्टिकुलर कोई लेवल दे दिया उसने। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा। कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और बोला इसकी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर। अगर वो प्रोडक्ट रियलिटी में 200 किलोमीटर की स्पीड टच कर देता है तो उस प्रोडक्ट को क्या मान लिया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाएगा। दैट इज वो अपनी स्पेसिफिकेशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर प्रोडक्ट अपनी स्पेसिफिकेशन, अपने फीचर को पूरा करता है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो कस्टमर को क्या कर देता है, सेटिस्फाइड करता है या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर देता है।
तो अलग अलग लोगों के क्या है बेटा, क्वालिटी के रिगार्डिंग अलग अलग परसेप्शन है, विचार है अपने अपने। चलिए, होपफुली आपको क्वालिटी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं बेटा मिस्टर एक्स की, क्योंकि मिस्टर एक्स ने क्या करा था, मिस्टर एक्स ने ये डिसाइड करा है कि ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, क्वालिटी के साथ। अब इसको भी पता है कि मार्केट में जो क्वालिटी है उसकी दो डेफिनेशन चलती है। पहली डेफिनेशन कि प्रोडक्ट अगर अपने फीचर या स्पेसिफिकेशन को पूरा कर दें तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाता है, या वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दे तो वो क्या कहलाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसने भी सोच लिया कि हमने क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ बनाएंगे, हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वालिटी को मैनेज करेंगे। अब क्वालिटी क्या है ये आप बच्चों समझ चुके हो कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, या तो स्पेसिफिकेशन को पूरा करें या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो इसने डिसाइड कर लिया कि हम भी क्या करेंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे। अब क्वालिटी पे ध्यान देना है तो इसके बेटा कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, तरीके निकालने पड़ेंगे। तो इन्होंने पहला वे निकाला कि हम प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि वो अपने फीचर को और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या फिर नहीं करता है। ध्यान से सुनना बच्चों, अब मिस्टर एक्स भी क्वालिटी के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आज की डेट में जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है वो उसकी क्या देख के खरीदता है, क्वालिटी देख के खरीदता है। तो इन्होंने भी क्वालिटी पे फोकस करा और इन्होंने डिसाइड करा कि हम कस्टमर को वही प्रोडक्ट देंगे जो उनकी एक्सपेक्टेशन को क्या करें, पूरा करें। तो इसके लिए जरूरी था, इन्होंने क्या करा, पहला वे फाइंड आउट करा कि प्रोडक्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है तो हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, दैट इज कस्टमर को बेच देंगे। अगर वो पूरा नहीं करता तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, रीवर्क करेंगे। तो इन्होंने एक पहला तरीका यहां पर ढूंढ लिया कि कस्टमर को वही प्रोडक्ट डिलीवर होगा जो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करता होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद के यूज करेगा तो उसको जब ये फील हो जाएगा कि प्रोडक्ट उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है तो वो सबको बताएगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट क्या है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इससे कंपनी की गुडविल क्या होगी बेटा, बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो पहला वे मिस्टर एक्स ने फाइंड आउट करा कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले प्रोडक्ट का टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। क्लियर है? चलिए, यही बातें देखो बेटा मैंने यहां पे समझाई है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट, कई बार वो बोलता है डिफाइन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कई बार वो बोलेगा डिफाइन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बात एक ही है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में थ्योरी में पूछ लेता है ये। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, इंस्पेक्शन। सबसे पहले क्या करा, इंस्पेक्शन कराएंगे। और मैंने अभी आपको बताया बेटा ये इंस्पेक्शन कब होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद, कस्टमर को डिलीवर होने से पहले। प्रोडक्ट बनने के बाद और कस्टमर को डिलीवर होने से पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है या फिर नहीं करता है। अब ये जो कंपनी ने मोड एडॉप्ट करा है ना बेटा, इसको बोलते हैं डिटेक्शन मोड। कंपनी किस मोड में काम कर रही है, डिटेक्शन, यानी पहले गुड्स बन गया, देन फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। तो दैट इज, इस मोड को क्या बोला गया है, डिटेक्शन मोड बोला जाता है। अब एक बात बताओ बेटा, प्रोडक्ट बन गया, अब टेस्टिंग के बाद पता लगेगा कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। अगर वो सपोज करो बेटा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हुआ
तो कंपनी को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या करा बेटा, 1 लाख यूनिट बनाई, 1 लाख यूनिट बनाई और 1 यूनिट की कॉस्ट है मान लो बच्चों 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 10 लाख रुपए। अब इसमें से बेटा मान लो 6000 यूनिट, 6000 यूनिट जिनकी कॉस्ट कितनी होगी, सॉरी 6000 करो, 60,000 यूनिट जिसकी कॉस्ट है बेटा 6 लाख रुपए। ये क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, यानी ये वो प्रोडक्ट है जो कस्टमर की क्वालिटी को पूरा करता है। बट 40,000 यूनिट्स जिनके ऊपर हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, 4 लाख रुपए, वो क्या है बेटा, वो क्या बन गया, डिफेक्टिव बन गई, यानी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। तो यानी ये जो 4 लाख रुपए है बेटा, ये कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। तो यानी टेस्टिंग के बाद अगर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो कंपनी को उसके ऊपर क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। साथ साथ ये कल्चर कंपनी में एक ऐसा कल्चर यहां पे डेवलप हो जाएगा कि पर्सन काम कर रहा है, उसको पता है कि इस काम को कोई दूसरा पर्सन आके चेक करेगा कि ये जो उसने काम करा है, जो प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस करा है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। ध्यान से सुनना, इस टेक्निक के अंदर क्या था बेटा, प्रोडक्ट बनने के बाद टेस्ट होता है और देन फाइंड आउट किया जाता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास हो रहा है तो बेटा प्रोसेस 1 में, 2 में, 3 में जो लेबर काम कर रही है वो कभी भी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती। उन्हें पता है ये बनने के बाद टेस्ट होगा, अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हुआ तो मार्केट में सेल हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, डिफेक्टिव बन जाएगा। तो यानी यहां पर जो प्रोसेस 1 में लेबर ने काम करा, 2 में काम करा, 3 में काम करा, उनके इस काम को चेक या टेस्ट कोई दूसरा पर्सन आके करता है। तो इस तरह की कल्चर क्या होता है बेटा, कंपनी में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो कि ऐसा कल्चर कंपनी में डेवलप नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी अगर हमें इंप्रूव करनी है तो हर एक एम्प्लॉय को क्या रहना पड़ेगा, क्वालिटी के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए यही सारी बातें बेटा यहां पर लिखी हुई हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज सच एज मेजरिंग, टेस्टिंग और गैजिंग वन और मोर characteristics of a product or service and comparing with the specification as in design to determine its conformity। यहां पर वही बताया बेटा कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद टेस्ट करेंगे, मेजर करेंगे कि वो अपनी स्पेसिफिकेशन, अपने फीचर को पूरा करता है या फिर नहीं करता। अगर वो अपने स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अदरवाइज क्या है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। दिस अप्रोच इज द आफ्टर द इवेंट अप्रोच। ये अप्रोच क्या है बेटा, आफ्टर द इवेंट अप्रोच, यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है। दैट इज इंस्पेक्शन कब हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन के बाद हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी वर्किंग इन अ डिटेक्शन मोड, और यह कहा जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में काम कर रही है, डिटेक्शन मोड में काम कर रही है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा कि कंपनी को जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है, साथ साथ जो लेबर हो गया और जो ओवरहेड लगे हुए हैं, उन सब की कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिससे प्रॉफिट क्या होगा बेटा कंपनी का, कम हो जाएगा। अब कंपनी के देखो 1 लाख में से बेटा 40% गुड्स तो क्या हो गए, डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गए।
अगर ये डिफेक्टिव ना होकर गुड प्रोड्यूस होते तो सेल होती, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता, बट ये डिफेक्टिव हो गए जिसकी वजह से कंपनी को क्या हो गया, लॉस। अब लॉस होगा तो बेटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस टेक्निक के थ्रू कंपनी को क्या था बेटा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा था। अब कंपनी इस लॉस को कम करना चाहती है, तो कंपनी के मैनेजरों ने दोबारा से सोचना शुरू करा कि अब हम क्या करेंगे, एक नई टेक्निक लेके आएंगे। सोचते सोचते इन्होंने देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन वेरियस स्टेजेस पे करना चाहिए, इंस्पेक्शन वेरियस स्टेजेस पे करना चाहिए। चलिए देखिए यहां पर, अब इन्होंने सोचते सोचते क्या करा, नई टेक्निक निकाली, इंस्पेक्शन एट वेरियस स्टेजेस। अब क्या है जरा ध्यान से समझना, आपने बेटा इंटरमीडिएट में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी। इंटर में आपने क्या पढ़ा हुआ बेटा, एक प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था। ये बेटा प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 3। यहां से हम क्या करते हैं बेटा, मटेरियल डालते हैं। अब जो प्रोसेस 1 का आउटपुट होगा बेटा, वो प्रोसेस 2 के लिए क्या बनेगा, इनपुट, और प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए क्या बनता है, इनपुट, और यहां से फाइनली निकल के आता है बेटा आउटपुट। अब अगर प्रोसेस 1 में काम होता है तो 50 रुपए की कॉस्ट आती है, प्रोसेस 2 में भी काम होगा तो 50 रुपए की कॉस्ट है, प्रोसेस 3 में भी काम होता है तो 50 रुपए की कॉस्ट आती है। अब जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा तो इसके ऊपर कितना अमाउंट खर्च किया जा चुका है, 150। अब पहली अप्रोच में बेटा हम इंस्पेक्शन कब कर रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद, यानी 150 रुपए लगाने के बाद हम टेस्ट कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हुआ तो यहां पे लॉस कितना हो रहा था, 150 रुपए का। अब कंपनी ने कहा कि अब हम इंस्पेक्शन क्या करेंगे, वेरियस स्टेजेस पे करेंगे, यानी प्रोसेस 1 का जो आउटपुट निकलेगा, प्रोसेस 1 का बेटा जो भी आउटपुट होगा वो नो डाउट की P2 यानी प्रोसेस 2 का क्या बनता है, इनपुट बनता है। लेकिन कंपनी ने कहा कि जैसे ही प्रोसेस 1 से आउटपुट निकलेगा हम पहले क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, हम यहीं पर टेस्टिंग करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ तो ही हम उसको प्रोसेस 2 में भेजेंगे, अदरवाइज यहीं पर ही उसको क्या कर देंगे, डिफेक्टिव मान लेंगे। तो अब देखना बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही प्रोसेस 1 से कोई आउटपुट निकला और मान लो वो डिफेक्टिव था, हमने मान लिया वो क्या है, डिफेक्टिव है, तो क्या अब हम उसे प्रोसेस 2 में भेजेंगे, नहीं। जब प्रोसेस 2 में नहीं गया तो 3 में भी नहीं जाएगा, तो यानी प्रोसेस 2 में भी 50 रुपए बच गए, प्रोसेस 3 के भी 50 रुपए बच गए। हमने प्रोसेस 1 के बाद ही उसे डिफेक्टिव बोल दिया, तो जैसे ही वो डिफेक्टिव बना तो यहां पर बेटा हमें लॉस कितने का होगा, 50 रुपए का। जबकि पहले वो पता कब लगता था, फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद, और तब लॉस कितने का होता था बेटा, 150 रुपए का। फर्स्ट टेक्निक में हम इंस्पेक्शन कब कर रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद, तब हमें लॉस कितना होता था पर यूनिट, 150 रुपए का। लेकिन जब हमने इंस्पेक्शन वेरियस स्टेजेस पे करा तो प्रोसेस 1 में अगर कोई डिफेक्टिव बना है और वो अगर यहीं पे ही पता लग जाए डिफेक्टिव है, तो हमें लॉस कितना होगा, 50 रुपए का होगा। ऐसा टेक्निक को एडॉप्ट करने से, इस टेक्निक को एडॉप्ट करने से कंपनी का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपनी का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंपनी ने अब डिसाइड करा कि वो इंस्पेक्शन क्या करेगी, एट वेरियस स्टेजेस पे करेगी। और ये सारा काम किस लिए किया जा रहा था,
क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा क्वालिटी कंट्रोल। तो यहां पर हमने लिखा हुआ देखो, क्वालिटी कंट्रोल डिफाइंड एज ऑपरेशनल टेक्निक और एक्टिविटी दैट आर यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी। अब ध्यान से देखना बेटा, दिस वाज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन बट हैड अ न्यू लुक एट इंस्पेक्शन। बेटा देखो ध्यान से, हम पहले वाली टेक्निक में भी क्या कर रहे थे, इंस्पेक्शन ही कर रहे थे, बट वो इंस्पेक्शन कब हो रहा था, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट। बट अब सेकंड टेक्निक में हमने अपने इंस्पेक्शन का जो दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, उसको बदल दिया। हमने कहा अब इंस्पेक्शन क्या होगा, डिफरेंट स्टेजेस पे किया जाएगा, यानी प्रोसेस 1 के बाद होगा, प्रोसेस 2 के बाद और प्रोसेस 3 के बाद, जिससे जो प्रोसेस 1 में डिफेक्टिव यूनिट बना है वो वहीं पर ही क्या होगा, एलिमिनेट कर दी जाएगी, जिससे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर भी बेटा इस टेक्निक में हमने इंस्पेक्शन करने का सिर्फ क्या बदला है, नजरिया बदला है, दृष्टिकोण बदला है। क्लियर है? चलिए देखो ये आगे लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन गॉट मोर सोफिस्टिकेटेड विद द एडिशनल टूल लाइक सैंपल चेक, लॉट साइड एक्सेट्रा फॉर इंस्पेक्शन एट आइडेंटिफाइड स्टेज। Application of this concept of course resulted into lesser defect but remained in nature as a detection mode. देखिए अभी भी आप बेटा किस मोड में काम कर रहे हो, डिटेक्शन मोड में, क्योंकि पहले गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब देखो इसमें भी कंपनी को क्या हो रहा था बेटा, मेजर अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा है। क्यों? कुछ यूनिट तो देखो प्रोसेस 1 के बाद पता लगी, कुछ यूनिट प्रोसेस 1 के बाद ही पता लगी, क्या थी, डिफेक्टिव यूनिट, तो 50 रुपए का पर यूनिट लॉस होगा। अगर हमें पता लगा प्रोसेस 2 के बाद, प्रोसेस 1 में तो वो क्या कर रही थी बेटा, स्पेसिफिकेशन को पूरा कर रही है, हमने प्रोसेस 2 में भेजा, लेकिन प्रोसेस 2 में जाके वो क्या हो गई, डिफेक्टिव हो गई, तो अब हम प्रोसेस 3 में नहीं भेजेंगे। बट अब अगर हम उसे प्रोसेस 3 में नहीं भेजते तो क्या बन जाएगी, डिफेक्टिव यूनिट, और उस पर कितना पैसा लग गया, 50 रुपए प्रोसेस 1 में, 50 रुपए प्रोसेस 2 में, तो टोटल लॉस कितने का होगा, 100 रुपए का। ऐसे ही अगर बेटा कोई यूनिट डिफेक्टिव होती है जाके प्रोसेस 3 में, तो लॉस कितना होगा, 150 का। तो इस टेक्निक से जो लॉस था अंडर सिचुएशन 1, अंडर टेक्निक 1, उससे तो कम हो गया, बट अभी भी जो लॉस का अमाउंट है वो क्या है, एक कंसिडरेबल अमाउंट है। कंपनी चाहती है इस लॉस को और कम किया जाए। कंपनी क्या करे, कंपनी के मैनेजर ने और सोचना शुरू करा। सोचते सोचते उन्होंने ये सर्च कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर हम अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, अगर हम अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ही कुछ इस तरीके का बना दें कि जिससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना हो। क्या बोला मैंने, अगर हम अपनी कंपनी में बेटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप कर दें कि जिससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना हो, तो उससे क्या होगा, जब डिफेक्टिव बनेगा ही नहीं तो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब कंपनी बेटा फोकस कर रही है किसके ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऊपर, कि अब हम सिस्टम ही कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जिससे डिफेक्टिव हमारा क्या हो, जीरो हो जाए, डिफेक्टिव यूनिट क्या हो जाए, जीरो प्रोड्यूस हो। इसी को बोला गया बेटा क्वालिटी एश्योरेंस। यानी जब हमने सिस्टम इस तरीके से प्रोड्यूस कर लिया, हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जिससे हमें पता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो प्रोड्यूस होगा, तो हमें पहले से ही क्वालिटी के बारे में एक एश्योरेंस है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? चलिए यहां पर यही लिखा हुआ बेटा, देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ ऑपरेशन क्वालिटी इज क्रिएटेड इन डिजाइन स्टेज। अभी मैंने आपको बताया
कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे कि जिससे डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ही ना हो। तो यानी यहां पर हम क्वालिटी कहां पर बेटा मेंटेन कर रहे हैं? डिजाइनिंग स्टेज में, नॉट इन कंट्रोल स्टेज। अब देखो कंट्रोल स्टेज में नहीं है कि आप इंस्पेक्शन करो कि गुड्स क्वालिटी वाला है या फिर नहीं है। आपने सारी क्वालिटी कहां पर मेंटेन कर ली? डिजाइनिंग स्टेज में कर ली। कहता प्रीमाइस इज दैट डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस मेक द क्वालिटी हैपन। देखो डिजाइनिंग और प्रोसेस जो आपने लगाया है वही क्वालिटी को क्या कर देता है बेटा? एश्योर कर देता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा। फिर लिखा है नॉट एनी वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन एज इन डिटेक्शन मोड। अब आपको इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और साथ साथ आप जो डिटेक्शन मोड में काम कर रहे थे वो मोड भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा अब मान लेते हैं कि कंपनी ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जिससे क्या होगा? डिफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। सारी की सारी यूनिट क्या बनेगी? गुड बनेगी, क्वालिटेटिव यूनिट बनेगी। और साथ साथ कंपनी ने जब ये सिस्टम डेवलप कर दिया तो कंपनी को पता है कि अब इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये जो कंपनी ने सिस्टम लगाया ना बेटा, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लेबर को 100% कैपेसिटी पे काम करना होगा, साथ साथ लेबर को अटेंटिव रहना होगा क्वालिटी के रिगार्डिंग। अगर लेबर 100% कैपेसिटी पे काम करती है, अटेंटिव रहती है, तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा इस सिस्टम के थ्रू वो क्या होगा? क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। और जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो अब इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट आप मुझे बताओ बेटा, ये पॉसिबल है कि लेबर एवरी टाइम एवरी सेकेंड 100% कैपेसिटी पे काम करे विद अटेंटिवनेस? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जैसे ही इंप्लॉय का अटेंशन कम हुआ या उसकी 100% कैपेसिटी से जैसे ही वो बिलो हुआ, तभी क्या होगा? डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब कंपनी के मैनेजर ने तो ये सिस्टम लगा दिया और उन्होंने एम्प्लॉय को बता दिया कि आपको क्या करना है? 100% कैपेसिटी पे काम करना है और अटेंटिव रहना है रिगार्डिंग क्वालिटी। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सारे के सारे क्या होंगे? डिफेक्ट लेस होंगे, डिफेक्ट फ्री होंगे। अब उनको लगा कि इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उन्होंने इंस्पेक्शन बंद करा दी। बट रियलिटी में क्या लेबर 100% कैपेसिटी पे काम कर सकती है? नहीं। जैसे ही लेबर की कैपेसिटी डाउन हुई, इमीडिएट क्या होगा? डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर वो अपनी जैसी कैपेसिटी बढ़ा के 100% पे आएगा, गुड यूनिट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो उसमें कुछ यूनिट डिफेक्टिव भी होगी और कुछ क्या होंगी? गुड यूनिट। अब कंपनी इंस्पेक्शन तो कर नहीं रही, ये मानते हुए कि सारी की सारी यूनिट क्या है? गुड यूनिट है, और उसने कस्टमर को बेच दिया। अब कस्टमर ने यूज करा तो कुछ कस्टमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया। अब जब उसने उस प्रोडक्ट को यूज करा तो उसको डिफेक्ट दिखाई दिया, तो वो डिफेक्ट लेके कहां जाएगा? कंपनी के पास कि सर आपने तो क्या कर दिया? डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया। और ऐसा होने से मार्केट में क्या होगा? कंपनी की इमेज, गुडविल भी क्या होगी? खराब हो जाएगी। भाई मार्केट में रूमर फैल जाएगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? डिफेक्टिव है, ये कंपनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रही है। तो उससे क्या होगा? कंपनी की इमेज, कंपनी की गुडविल पे क्या होगा? इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी। तो अब यही सारी बातें कंपनी के सामने आने लगी। कंपनी के मैनेजर ने तो सिस्टम लगा के अपना अश्योर कर लिया कि सारी यूनिट क्या होगी? गुड प्रोड्यूस होगी। बट एक्चुअल में कुछ गुड बनी, कुछ डिफेक्टिव।
और सारी यूनिट कस्टमर को बेच दी, तो जिस कस्टमर के पास डिफेक्टिव यूनिट गई होगी उसने तो क्या करा होगा, मार्केट में दूसरे लोगों को भी जाकर बताया होगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट मत खरीदना, ये तो डिफेक्टिव यूनिट बनाती है। तो ऐसा करने से कंपनी की क्या हो रही है बेटा, गुडविल खराब हो रही है, कंपनी की इमेज खराब हो रही है। जब ये सारी बातें कंपनी को पता लगी तो कंपनी ने अब क्या सोचा कि हम इस सिस्टम के साथ साथ इंस्पेक्शन भी करेंगे। यानी सिस्टम तो यही रहेगा कि जिससे जीरो डिफेक्ट हो, बट कस्टमर को देने से पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन भी करेंगे। और इंस्पेक्शन भी क्या होगा, वेरियस स्टेजेस पर होगा। अब अगर कंपनी इंस्पेक्शन भी अडॉप्ट कर लेती है तो अब क्या होगा कि जो डिफेक्टिव यूनिट है वो कस्टमर के पास नहीं जाएगी और कंपनी की गुडविल भी खराब नहीं होगी। तो यानी अब सारा मैनेजमेंट फोकस किस पे कर रहा है, क्वालिटी के ऊपर। और ये क्वालिटी के ऊपर फोकस कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा, प्रोडक्शन से पहले जब हमने प्रोसेस को डिजाइन करा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, उसके लिए क्या करा, सिस्टम डेवलप करा, पहले सिस्टम डिजाइन करा। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले से ही मैनेजमेंट क्या करेगा, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देगा। और कब तक करता रहेगा, जब तक कि ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली कस्टमर तक ना पहुंच जाए। तो यानी पूरे प्रोडक्शन के दौरान कंपनी का मैनेजमेंट फोकस किस पे कर रहा है, क्वालिटी के ऊपर। इसी को बोला जाता है बेटा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी हर एक स्टेज के ऊपर कंपनी क्या कर रही है, क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रही है, क्वालिटी को मैनेज कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है बेटा, तो सिर्फ पहले की दो टेक्निक, दैट इज इंस्पेक्शन एट वेरियस स्टेजेस एंड फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जो एक नई टेक्निक बन के आई उसको नाम क्या दिया गया बेटा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है? देखिए बेटा यही लिखा हुआ है यहां पे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग all activity and task that must be accomplished to maintain a desired level of excellence। क्या कह रहा है बेटा, ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटी एंड टास्क, कंपनी सारी एक्टिविटी सारे टास्कों को क्या करेगी, देखेगी बेटा, सारी एक्टिविटी सारे टास्क को ध्यान से देखेगी जिससे कहीं पर भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो और डिजायर्ड लेवल ऑफ जो हमारी क्वालिटी है वो हमारे को अचीव हो जाए। अब इसने बोल दिया सारी एक्टिविटी सारे टास्क, ऑल एक्टिविटी का मतलब बेटा डिजाइनिंग करना भी क्या कहलाता है, एक्टिविटी। जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस की डिजाइनिंग कर रहे थे तो डिजाइनिंग भी क्या है, एक्टिविटी। और जब तक कि प्रोडक्ट कस्टमर को सेल नहीं हो जाता वहां तक सारी एक्टिविटीज क्या होगी बेटा, सारी एक्टिविटीज को ओवरसी किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा और जहां पर भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज लग रहा होगा उस प्रोडक्ट को वहीं से ही हटा दिया जाएगा। चलिए, दिस इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी। देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, दैट इज डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड अश्योरेंस। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, क्वालिटी पॉलिसी बनाई, यानी हमने क्या करा, पॉलिसी बनाया कि हम क्या करेंगे, प्रोसेस को डिजाइन ही कुछ इस तरह से करेंगे, प्रोसेस का डिजाइन ही कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे डिफेक्ट ही ना हो। तो दैट इज हमने एक पॉलिसी बनाई। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, अपने सिस्टम को क्या करा, डेवलप करा। और साथ साथ सिस्टम डेवलप होने के बाद हमने उसको किसी इंजीनियर से वेरीफाई कराया कि अब जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। दैट इज हमने किसी से अश्योरेंस ले ली कि हाँ कि ये अब ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होंगे। चलिए इसके बाद लिखा है एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है बेटा, इंस्पेक्शन के थ्रू। तो अभी तक देखो बेटा डेफिनेशन क्या कह रही है
कह रहा है दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, दैट इज डिजाइनिंग करना पॉलिसी को, क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड एश्योरेंस, दैट इज सिस्टम को डेवलप करना और साथ साथ ये एश्योर कर लेना कि सिस्टम से क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा। साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल यानी वेरियस स्टेजेस के ऊपर आप क्या करते रहो, इंस्पेक्शन भी करते रहो, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और जहां पर भी आपको लगे कि डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो वहां पर आप अपनी क्वालिटी को क्या करो, इंप्रूव करो। ये सारा प्रोसेस करना ही क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है, जिसको मैंने बेटा यहां पे शॉर्ट में लिखा है, जिसको मैंने यहां शॉर्ट में क्या बता दिया, क्वालिटी कंट्रोल प्लस क्वालिटी अश्योरेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, इंस्पेक्शन एट वेरियस स्टेजेस, जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्वालिटी कंट्रोल, प्लस हमने क्या पढ़ा है यहां पर, क्वालिटी अश्योरेंस, दैट इज हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ही ऐसा डेवलप करेंगे जिससे हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर हम इन दोनों के ऊपर एक ही साथ फोकस करेंगे तो उसे क्या नाम दिया गया है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोला गया है। क्या बोला गया उसको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है। चलिए देखो मैंने कुछ और डेफिनेशन लिखी है यहां पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। कह रहा है इट डिफाइंड एज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू क्वालिटी। क्वालिटी के रिगार्ड में ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल और डायरेक्शन देना। डायरेक्शन का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, दैट इज क्या करना बेटा, डिजाइनिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, कि आप अपने प्रोसेस को क्या करो बेटा, कुछ इस तरह से डिजाइन करो, डेवलप करो, और एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे दो कि आपको क्या करना है, 100% कैपेसिटी से काम करना है। अगर एम्प्लॉय 100% कैपेसिटी से काम करता है तो डिफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डायरेक्शन दी कि एक सिस्टम डेवलप करो, फिर हमने डायरेक्शन एम्प्लॉय को दी कि आपको क्या करना है, 100% कैपेसिटी के साथ काम करना है। देन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे बेटा, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है बेटा, इंस्पेक्शन। हम इंस्पेक्शन करेंगे वेरियस स्टेजेस के ऊपर जिससे कि डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ना हो सके। ये सारा काम करना ही क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर है। सेम डेफिनेशन बेटा एक और हमने यहां पर लिखी हुई है जिसका मीनिंग भी बिल्कुल यही सेम है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक फिलोसफी है ऑफ कॉन्टिन्यूसली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टिन्यूस फीडबैक फॉर मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। कहते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी को बार बार इंप्रूव करते रहेंगे, और तब तक इंप्रूव करेंगे जब तक कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हम पूरा ना कर ले। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और देखो बेटा इसी के लिए हमने दो चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, एक तो क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज अपने प्रोसेस को डेवलप इस तरीके से करो जहां डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ही ना हो, और दूसरा वेरियस स्टेजेस के ऊपर क्या करो, इंस्पेक्शन करो जिससे कि डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ना हो। और हम जब तक ये काम बार बार करते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं हो जाता। क्लियर है। इट एम्स टू डू थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेटा ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पहली बारी में क्या बन जाए, क्वालिटेटिव प्रोड्यूस हो जाए, गुड यूनिट बन जाए। क्यों, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि जिससे डिफेक्टिव बने ही ना। साथ साथ वेरियस स्टेजेस पे हमने कंट्रोलिंग सिस्टम लगा दिया। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो, क्वालिटेटिव हो। तो यानी इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है बेटा, पहली बार के अंदर गुड यूनिट प्रोड्यूस करना है। क्लियर है। कह रहा रादर देन नीड टू फिक्स प्रॉब्लम आफ्टर दे अमल। भाई गुड्स बनने के बाद आप प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हो कि इसमें ये डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है,
इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पहली बारी के अंदर ही गुड यूनिट प्रोड्यूस करो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप क्या करोगे बेटा, क्वालिटी कंट्रोल प्लस क्वालिटी अश्योरेंस। क्लियर है? चलिए, कह रहा है इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए ये सारा प्रोसेस इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस क्यों हम इंप्लाई कर रहे हैं, यहां पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं बेटा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोड्यूस हो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। क्लियर है? तो बेटा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, आपने जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो पढ़ा है उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो नई टेक्निक निकल के आएगी उसको नाम दिया गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है?